व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टॉपिक का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता चल गया होगा कि ये टॉपिक किन स्टूडेंट्स के लिए है, और जिनको नहीं पता होगा वो ध्यान रखे, ये टॉपिक क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजिक्स सब्जेक्ट में आता है। लास्ट ही वाला चैप्टर है, आई होप कि शायद लास्ट का ही चैप्टर है। तो इसके अलावा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसमें इंडेक्स आप बनाएंगे, अपना नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और नोटबुक पूरा 3D वे में बनाइए। नोटबुक बनाने का ये मतलब होता है जब आप रिवीजन करते हो उस टाइम आपका मन लगता है ये चीज़ें करने में। आई होप कि आपने ये सारा लिखा होगा। अभी आप या वीडियो को म्यूट कीजिए, पॉज कीजिए और ये सारा इंडेक्स लिख लीजिएगा आप। तो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होता है, हम उसके बाद लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल क्या चीज़ होता है, वर्क फंक्शन क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं, फोटोन क्या चीज़ होता है और फोटोन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली कैसे समझाया गया है। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इन पे, वो है ये वाली चीजें कि इंटेंसिटी ऑफ फोटो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोल रहे हैं इसमें, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट रहता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। जब पढ़ेंगे तो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या चीज होता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी किस बला का नाम है, और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है, और फिर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उससे पहले क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बात है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमने, और उसका फेलियर क्या चीज होता है। और उसके बाद हमने पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे हर जगह पूछा जाएगा। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे या वाइवा में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसमें कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है जो मेरे बोर्ड के छोटे साइज के होने से मैं इस पे नहीं लिख पाया, मैं रब कर लेता हूं मैं। आप आई होप कि आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। अब मैं इस पे वो लिख लेता हूं। ओके, उसके बाद इसमें आता है रेडिएशन क्या चीज होता है, रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एंड इट्स पोस्टुलेट्स, और उसके पोस्टुलेट्स। ठीक, उसके बाद हमारा मैथमेटिकल वर्जन ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद हमारा और एक टॉपिक है वेवलेंथ associated with an electron in a potential of V volts, in a potential of V volts।
वोल्ट से यहाँ पे, ठीक है। ओके, और भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है इसमें जो रह रहे हैं यहाँ पे, ये रब कर रहा हूं मैं यहां से। और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक। हाँ, जिसमें हमारा क्या क्या आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल में, जैसे डिवीजन एंड ग्रामर एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा आप, स्पेलिंग और लैंग्वेज में मैं बहुत वीक हूं। उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट है थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जैसे पीपी थॉमसन, जैसे जो जे थॉमसन है उनका बेटा जी, पीपी थॉमसन। और उसके बाद जो रह रहा है इसमें मेनली मुझे लग रहा है कि चैप्टर यहीं तक एंड हो रहा है। इसमें इसके बाद और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है इसमें, वो शायद इतना समझ लो कि एनफ है। इसमें हम और कुछ पढ़ लेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेई मेंस, ठीक है। ये इतना हमारा चैप्टर का ओवरव्यू था। ये इंडेक्स जो है ये बनाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। जब भी आप इंडेक्स बनाओगे और जब उसका थ्योरी लिखा जाएगा रिवीजन करने के टाइम पे, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना होगा, आप यहाँ पे पेज नंबर लिख सकते हो कि ये वाला टॉपिक फलानी पेज नंबर पे लिखा हुआ है, आप वहां आसानी से जा सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट जो है, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा कि अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ओके, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम, इससे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान में होता है कि ये किस बुक से पढ़ना है, कौन से बुक से इसको कवर करना है। पहले मैं बात करता हूं कौन कौन सी बुक, कोई भी ऑथर की, एनी ऑथर, कोई भी ऑथर हो, जैसे तुम्हारा डीसी पांडे करके है, नॉर्मली हमारा क्या होता है वो एबीसी करके, न्यू मिलीनियम, प्रदीप करके, ये सारी बुक्स जो भी होंगी आपके पास पढ़ ले। सब में एक जैसा ही टेक्स्ट देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी बुक्स है जैसे आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, ये हर किसी के पास होनी चाहिए, होती भी है ये हर किसी के पास, पढ़ता कोई नहीं है अलग मसला, लेकिन जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पढ़ के ही जाते हैं, इसमें से तो आ ही जाता है, ठीक है। और कुछ बुक्स जैसे हमारा एसी वर्मा साहब की बुक, ठीक है। अगर कोई पढ़ेगा भी नहीं, मेरे जो टॉपिक्स है, मेरे जो चैप्टर है, मेरा जो थ्योरी होगा उसमें खूब उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं उससे भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेता हूं। ओके, उसके बाद जैसे आई थिंक ये बहुत बुक्स एनफ है। और एक बुक जैसे एस.एल. अरोरा की बुक, अच्छी खासी किताब है, पढ़ लो, या ये सारी बुक्स है, कोई मसला नहीं है, पढ़ लो, ठीक है ना ये। ओके, हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं वेटेज का। इस चैप्टर में से वेटेज क्या आता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे, बोर्ड एग्जाम का इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स का नॉर्मली। जो मैंने बोर्ड दिया हुआ था जेके बोस बोर्ड का, तो उसमें लगभग 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 6 मार्क्स का ये वेटेज रख रहा होता है ये, हाँ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नीट एंट्रेंस एग्जाम्स की, एंट्रेंस एग्जाम्स की 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 1-2 क्वेश्चन 2-4 मार्क्स के आते ही आपके सिलेबस में, आते ही आपके पेपर में, ठीक है। और जो ये टॉपिक है
ड्यूअल नेचर, ये मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। इसमें आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे जिनका आंसर खाली आपका क्वांटम मैकेनिक्स दे सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत ही नहीं होगी कि वो इन टॉपिक्स का आंसर दे पाएगा। ठीक है, नया टॉपिक है, नया सिलेबस है, क्वांटम मैकेनिक्स का यहां से शुरुआत होता है। केवल में शुरुआत तो नहीं होता है, दरवाजा यही होता है, डोर यही होता है उसका। तो बात करते हैं आगे जाके। इसके अलावा आईआईटी एग्जाम्स में से इसमें भी 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा वो चीज। ओके, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हमारा इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं बात करता हूं हम अपना स्पेस का। ठीक है, स्पेस में 2 चीजें होती हैं। स्पेस में 2 चीजें होती है, जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, स्पेस में 2 चीजें होती है। एक होता है लाइट, जिसको तुम रेडिएशन बोलते हो, रेडिएशन मैं बोलूंगा, और जिसको तुम लाइट बोलते हो। दूसरा होता है हमारा मैटर, जिसको तुम इलेक्ट्रॉन बोलते हो। ठीक है, एक चीज होता है रेडिएशन, दूसरा चीज होता है मैटर, इलेक्ट्रॉन। पूरा यूनिवर्स में, पूरा स्पेस में, जो पूरा यूनिवर्स है जिसमें तुम रह रहे हो, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, लाइट और मैटर। ठीक है, नॉर्मली ये 2 चीजें देखने को मिलती है। ये अगर तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इसका ड्यूअल नेचर होता है, इसका ड्यूअल नेचर होता है। तो साइंस ये इंसान को मजबूर करती है सोचने पे, अगर स्पेस में 2 चीजें हैं, एक का ड्यूअल नेचर है, तो भाई साहब दूसरे का भी ड्यूअल नेचर पक्का ही, वो दूसरे का भी ड्यूअल नेचर होना लाजिमी है। दैट मीन्स इसका भी ड्यूअल नेचर होगा। अरे भाई बोलो, इसका भी ड्यूअल नेचर होगा ही। ठीक है, तो अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होगा। क्या ड्यूअल नेचर होगा इसका? ये वेव भी बिहेव करेगा और ये पार्टिकल भी बिहेव करेगा। दैट मीन्स लाइट विल बिहेव एज ए वेव, लाइट विल बिहेव एज पार्टिकल। लाइट पार्टिकल भी बिहेव करता है और लाइट वेव भी बिहेव करता है, और उसी तरीके से ये भी वेव बिहेव करेगा और ये भी पार्टिकल बिहेव करेगा। ठीक है, थोड़ा रब कर लेता हूं मैं। अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लाइट हैड ड्यूअल नेचर, लाइट हैड ड्यूअल नेचर, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ये ओके, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। जैसे कोई बताएगा क्या ड्यूअल नेचर, मैं बोलूंगा आपको ऐसे करके, या तो वो वेव बिहेव करेगा या तो वो पार्टिकल बिहेव करेगा। पढ़ा होगा आपने। कोई बताएगा नहीं सर, हमको पता ही नहीं होता है कि ये वेव और पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या भला होता है? 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑप्टिक्स तो पढ़ा ही होगा। ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ऐसे 2 स्लिट्स होती है। ठीक है, यहां पे एक स्क्रीन है। ठीक है, अगर मैं यहां पे फोटॉन्स भेजूं, वेव भेजूं या लाइट भेजूं, ठीक है, या ऐसे करके एक ही लाइट भेज दूं, कोई मसला नहीं। ये लाइट है, लाइट की वेव जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो यहां से लाइट जाएगी, तो क्लासिकल थ्योरी तुमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि सारा का सारा लाइट यहां पे जमा हो जाएगा और यहां पे जमा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर तो ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसे करके यहां पे छोटे छोटे पीक्स करके आते हैं, बीच में मैक्सिमम ऐसे करके बीच में ऐसा पी करके आता है, तो पूरा ये ऐसे करके निकलता है। या तुमको ऐसा पड़ा होगा, यहां पे ऐसे करके बैंड्स आते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इंटरफ्रेंस पैटर्न्स। ठीक है, इंटरफ्रेंस पैटर्न्स ऑब्टेन होते हैं, पढ़ा है ना? तो ये चीज ऐसे हमको पता चलता है। अगर लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है,
तो सारा का सारा पार्टी लाइट यहां पे होना चाहिए था, यहां पे, लेकिन ऐसा हमको मिला ही नहीं जो क्लासिकल थ्योरी बोल रही थी। तो हमको क्या मिला, हमको ऐसे बैंड्स मिले, डार्क बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे करके इंटरफेरेंस पैटर्न्स हमको हासिल हुए। तो ये हमको खूब बताता है कि भाई साहब लाइट बिहेव्स एज वेव, अगर लाइट वेव है तभी जाके ये जादू हो सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके पता चला कि लाइट वेव है। अब और एक मसला है, अब अगर हमको ये पता चला कि लाइट वेव है, लेकिन ये लाइट पार्टिकल कहां से हो गया, उसी तरीके से हमारा टॉपिक जो आने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हमको पता चलता है अगर ये कोई मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको निकालना है बाहर, तो ये जो वेव है, जो ये लाइट है, ये एज ए पार्टिकल ही होना चाहिए। लोहा लोहे को काटता है, इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। तो इस पार्टिकल को निकालने के लिए तुमको लाइट पार्टिकल ही होना चाहिए। दैट मीन्स दिस टाइम लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल। तो उस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और इस जादुई कारनामे को करने पे आइंस्टाइन को 1905 में फोटो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, ये ऐसे तुमको पता चला कि ये इंट्रोडक्शन, तो इसमें आपको ये हमको खूब पता चलता है कि चैप्टर हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पूरा चैप्टर पे यही तो पढ़ना है, लाइट का ड्यूअल नेचर, मैटर का ड्यूअल नेचर, खूब से यही पढ़ना है। ओके ओके, इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो अब हमको ये थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि हाँ, जो दोनों रेडिएशन और मैटर है, इन दोनों का ड्यूअल नेचर है। दैट मीन्स रेडिएशन भी वेव बिहेव करेगा और पार्टिकल भी बिहेव करेगा, और उसी तरीके से मैटर के भी दो नेचर होंगे, वो वेव भी बिहेव करेगा और पार्टिकल भी बिहेव करेगा। अब हमारा टॉपिक है ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि जिसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अगर एक ट्रिक से याद रखें इसको, फंडामेंटल का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन खुद का ही एक अपना ब्रांड है। ठीक है, इससे बाकी चीज है, ये किसी से नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल which has got no substructure, जिसका कोई सबस्ट्रक्चर नहीं होगा, उस चीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना ये। अब उसके बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ही तो होगा ना, लेकिन वो किसी के दबाव के अंडर नहीं होगा। अरे भाई बोलो, जो किसी के दबाव के अंदर नहीं होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी फ्री। एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री इफ इट इज not under any influence, जो किसी इन्फ्लुएंस के अंडर ना होगा, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स क्या इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जैसे वो किसी के पोटेंशियल में के अंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर नहीं होना चाहिए, के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा और चीजें बताऊंगा। ओके,
हाँ, अब और एक टॉपिक था इसी के साथ। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारा कोई मेटल होगा उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, पहले थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं क्या चीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एटम है, कोई मेटल है सोडियम का, ये सपोज इसका एल शेल, के शेल, एल शेल, ठीक है, लेट इट बी के शेल, चलो ये यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया के शेल, ये एल शेल, एम शेल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2, 8 और 1। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो और जो एक बचा वो लास्ट में आउटर शेल में होगा एम शेल, तो एम शेल इसका आउटर शेल बनेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डॉट करके, तो इनका नेगेटिव चार्ज होता है, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है ये प्रोटॉन्स का होता है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और ये प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस होता है। और हमने पता है कि जो माइनस वाले चार्ज होते हैं उनको प्लस वाला अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना ये। तो इसका मतलब ये हो गया, जो इसका पुल होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे वो इस पे सबसे कम होगा, बिकॉज जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ठहरे हैं, जो इनर शेल्स में जो कोर बना रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन तक जो ये न्यूक्लियर पुल पहुंचना चाहिए था वो पहुंचने नहीं देता। दैट मीन्स ये उसको स्क्रीन करता है। हम कह सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मगर ये फ्री है नहीं, अभी तो फ्री नहीं है ये, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे कि ये बिहेव करेगा एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है ना ये। अगर हम इसको, या अगर तुम देखते हो, अगर जब सोडियम एटम नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है तो यही एक इलेक्ट्रॉन को तेज छोड़ता है ना, जब आयन बनाता है ये, तो इसका मतलब ये हो गया। तो जो कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनसे छेड़छाड़ नहीं करता, जो भी करता है इसी आउटर इलेक्ट्रॉन की मदद से करता है, चाहे कोई भी ट्रांजिशन दिखाना हो वो इसी इलेक्ट्रॉन से दिखाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा कोई नॉर्मल मेटल होगा, ठीक है, इसमें ऐसे करके पॉजिटिव लैटिस आयंस होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं पॉजिटिव लैटिस आयंस, लैटिस जो एटम्स होते हैं ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो इन्हीं के अराउंड वो रोम करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना ये। और जो ही ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से भागना चाहेगा, ठीक है, तो इस मेटल सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक्वायर होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस भागने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलेगा भाई साहब कहाँ जाना है, बैठो यहीं पे, ठीक है। तो ये इसको मजबूर करेगा कि तुम यहीं पे बैठो, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं इस चीज को, ठीक है, यहां तक ओके। तो मैं हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके हाँ, तो हम बोलेंगे इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्स आर फ्री, या फ्री नहीं, आर लूजली बाउंड, पूरा प्रिसाइज लिख लेते हैं। दैट मीन्स हम उनको फ्री मानते हैं, ट्रीट करते हैं फ्री, ठीक है, यस। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है हमने, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इन पॉजिटिव आयंस के, जो ये लैटिस आयंस है, तो उनके अराउंड ये घूमते रहते हैं, लेकिन इसी मेटल की बाउंड्री के अंदर, ठीक है ना ये। तो मैं ऐसे लिखूंगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the free electrons roam about the lattice of positive ions। जो ये लैटिस साइड्स है इन्हीं के अराउंड ये घूमता फिरता है, बट इनसाइड ए मेटल, इनसाइड ए मेटल,
मेटल के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, ये इसका घूमना फिरना बस लिमिटेड होता है, महदूद होता है इन बाउंड्रीज के अंदर। इन बाउंड्रीज को ये छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, तब उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है अब ये भागना चाहेगा। ठीक है, अब ये भागना चाहेगा, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन the free electron are no matter free but they are bound to the nucleus। इन चीजों को जो मैंने वो ऐसे करके सर्कल बनाया था यहां पे सोडियम का एटम जहां स्क्रीनिंग दिखाया हुआ था। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये तो फ्री हो रहा था, लेकिन तब भी इसका न्यूक्लियर पुल बरकरार है, ये इसको अपनी ओर पुल करता है। ठीक है ना, ये मैं ऐसे लिखूंगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नो मैटर फ्री बट दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पुल। समझ में आया तक? ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे करके ये सारा सिस्टम चलता है। ठीक, थोड़ा फील के साथ ये समझना है कैसे ये मेटल्स के सामने इलेक्ट्रॉन, फिर वहां क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन को, कैसे शील्डिंग होता है, और इस इलेक्ट्रॉन तक सारा न्यूक्लियर पुल क्यों नहीं पहुंच पाता, तब मैं इसको क्यों फ्री ट्रीट करता हूं। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके आपकी कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते जाएंगे। ठीक, ओके। अब मसला है, देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन से ये भागना चाहेगा। जिस मोमेंट पे, जिस लम्हे पे ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस को भाग के जाएगा, छोड़ना चाहेगा इस सरफेस को, तभी इस वाले सरफेस पे, इस मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अकायर होगा, और पॉजिटिव चार्ज तो इस भागने वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा ही, बोलेगा इसको कहां जाना है भाई साहब, रुक जा। ठीक है, तो ये इस भागने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा? जो ही ये भागना चाहेगा तभी उसी टाइम एट द सेम इंस्टेंट द पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय दिस मेटल सरफेस। ठीक है, तो हम यही पॉइंट को लिखते हैं। ठीक, द मोमेंट इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम the metal surface, the positive charge gets acquired by the metal surface। The positive charge gets acquired by the metal surface which will pull back the escaping electron। ठीक है, क्यों? उसके पास उतना एनर्जी नहीं होगा। अब अगर उसके पास इस न्यूक्लियर पुल्स जो ये पॉजिटिव चार्ज जो एक्वायर हो रहा है इस पे, उसको उससे मतलब जो एनर्जी से उसको खींच रहा है वापस, अगर इस इलेक्ट्रॉन को उससे ज्यादा एनर्जी मिली या उसके बराबर भी एनर्जी मिली तो ये भागने में कामयाब होगा। तो हम यहां पे थोड़ा सा फील ले सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अकर हो रहा है, ये कोई दीवार क्रिएट कर रहा है जो इस इलेक्ट्रॉन को जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होने की वजह से वो दीवार चढ़ नहीं पाता, तो ये वहीं पे रह रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक बकेट लेता हूं, यहां पे ये एक बॉल है, इस बॉल को इस दीवार से बाहर जाना है। ठीक है, लेकिन इसका एनर्जी उतना नहीं है, इतना नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, तो इसको निकलने के लिए उतना एनर्जी चाहिए जितना इसका पोटेंशियल का, इतना जो ये बैरियर है
उसका हाइट है। दैट मीन्स इसका जो एनर्जी है जब इसके बराबर आ जाएगा, इस मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका एनर्जी इस बैरियर की हाइट जितना आएगा तो ये निकल सकता है। ये नॉर्मल लाइफ में भी हम कर सकते हैं। कोई दीवार चढ़नी हो, अगर तुम्हारा एनर्जी उस दीवार की हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तुम दीवार को चढ़ सकते हो। अगर नहीं होगा तो ठीक है। अब अगर तुम्हारा एनर्जी कम भी है, तुमको दीवार चढ़ के जाना है, तो तुमको नीचे से कोई और धक्का दे सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, तो फिर तुम दीवार क्रॉस कर सकते हो। ठीक है ना। ये सेम हालत यहां पे। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को बेचारे को सही से निकलना ही है, तो इसको हमने एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, शाबाश। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 electrons are forced to stay inside the metal surface। मेटल सरफेस, सही बात है ना कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि तुम भाई साहब मेटल की सरफेस के अंदर ही रह लो। ठीक है यहां तक, ओके। उसके बाद क्या है हमारा, ठीक है, तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये मेटल का सरफेस है, वी कैन से दैट सरफेस is providing a barrier that prevents stops the electron to escape। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, द सरफेस इज प्रोवाइडिंग ए बैरियर दैट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये सरफेस है, ये किसी किस्म का एक दीवार क्रिएट कर रहा है जो उस इलेक्ट्रॉन के भागने में रुकावट पैदा करती है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दैट बैरियर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब बहुत उस दीवार को हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब ये क्वेश्चन कोई पूछ ले व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, तो डरने की कोई बात नहीं है। दस पोटेंशियल बैरियर एक बैरियर होता है जो क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन भागने लगता है, तो उसकी वजह से मेटल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अकायर होता है। वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को भागने में हेल्प मतलब रुकावट रोकता है। ठीक है, तो उस दीवार को हम बोलते हैं, उस बैरियर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि ये पोटेंशियल बैरियर ही क्यों नाम पड़ा, और कोई बैरियर क्यों नहीं, फलाना बैरियर क्यों नहीं। तो उस तरीके से हम ऐसा सोच सकते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर में हम इसको ऐसे आंसर देना है। अगर हमने मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल के रिलेटेड, दैट इज चार्जेस क्रिएट पोटेंशियल। ठीक है, उनमें पोटेंशियल जिसमें पोटेंशियल होता है, वही जो प्लस चार्ज है जो ये एक्वायर होता है, उसकी वजह से ही तो ये हाइट क्रिएट होती है ना ये, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये अब और एक पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रॉन रियली वांट्स टू एस्केप, रियली वांट्स टू एस्केप, इट नीड्स एक्सटर्नल एनर्जी, इट नीड्स एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन सही में भागना चाहेगा तो इसको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, ओके। वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन? ये डिनोट होता है W0 से, या ऐसे करके फाई 0 से ये डिनोट होता है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने इस बकेट से
ये इलेक्ट्रॉन को निकालना था, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये निकालना है, तो तुमको इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो इतनी हाइट की होगी। जब इस इलेक्ट्रॉन में वो एक्वायर होगी वो एनर्जी, तभी ये दीवार चढ़ सकता है, ठीक है। तो वही वाला एनर्जी जो इसको चाहिए, कितनी चाहिए वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, तो जितनी इसकी हाइट है उसी एनर्जी को बोलेंगे हम वर्क फंक्शन, ठीक है ना। ये तो लिखेंगे ऐसे करके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to escape from the metal surface is called work function। उस वाली एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स में आ ही जाता है, ठीक है। तो वर्क, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आगे जाके देखेंगे वो। तो जो ये वर्क फंक्शन होता है, ये एक एक्स्ट्रा मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, कम से कम एनर्जी जो ये मतलब चाहिए था, इसको सबसे कम से कम एनर्जी जो देनी चाहिए हमने, ठीक है, ये ताकि ये भाग सके। वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी इसकी हाइट के बराबर होगी, ये समझ लेना है आपने। जो बैरियर का हाइट होगा, एक्चुअल में जो पोटेंशियल बैरियर का हाइट होगा, उस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग ही तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ये वर्क फंक्शन होता है, ये मेटल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहता है। जो वर्क फंक्शन है, ये मेटल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इट इज द intrinsic property of a metal। तो ये एक मेटल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो जैसे और कुछ पॉइंट, जैसे करके हमारा पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है या हमारा सोडियम है, इसका इंट्री क्या होता है, ये वर्क फंक्शन 2.30, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। या इसका सोडियम का देखेंगे 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। ऐसा रटने से कुछ नहीं होगा, ये वैल्यूज जब क्वेश्चन होता है वहां पे ब्रैकेट में लास्ट में दिया होता है कि इस क्वेश्चन में अगर सोडियम मेटल यूज हुआ है, तो जिससे तुमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, उसका वर्क फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक ओके। उसके बाद हम और थोड़ा आगे इसमें जाएंगे। हाँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वर्क फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो वर्क फंक्शन अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क फंक्शन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक अपना प्रॉपर्टी रहता है ये, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, जो ये क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। थोड़ा सा खुद के दिमाग पे जोर दीजिए कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता होगा, ठीक है। जैसे वर्क फंक्शन अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, तो वो मेटल पे ही डिपेंड करेगा। तो मैं लिखूंगा पहला, डिपेंड्स ऑन मेटल, डिपेंड्स ऑन मेटल। जो मेटल का मटेरियल जो होगा वो किस तरीके का मेटल है उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, मेटल का सरफेस क्या होगा, सरफेस ऑफ द मेटल, सरफेस ऑफ द मेटल, सॉफ्ट हार्ड ऐसे करके, तो जो इजेक्शन में हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अगर ये वर्क फंक्शन है, ये एनर्जी है, इसको हम किस चीज में मेजर करेंगे, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। ये ओके, लिखूंगा मैं, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। ठीक है ये, हाँ, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ऐसे ब्रैकेट करके ये कॉपी के फ्रंट पेज पे आप लिख लो। ठीक है, याद कर लो, ये वैल्यू बहुत जगह आपको यूज करना पड़ेगा ये। ठीक है, ओके। तो अब ये याद रखा जाएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वर्क फंक्शन है उसको हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे अभी एग्जांपल में देखा था हमने, सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है 2.75 करके, पोटेशियम का क्या है 2.30 करके, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लास्ट में यूनिट। ठीक, हाँ। उसके बाद ये अगर तुमको देखना पड़ेगा, अगर ये एनर्जी है, जब आप एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पढ़ोगे वहां पे भी आप एनर्जी का यूनिट यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करोगे। ठीक है, तो आज से आप मान लो एनर्जी का एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअल में तो आप एनर्जी का यूनिट जूल मान के चलते हो, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी जूल्स करके होता है। ठीक है, हाँ। अब अगर देखना पड़ेगा आपको, देखा जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या चीज होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, उसमें आपने एक सर्किट क्रिएट किया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है आपने। 1 वोल्ट का इसमें बैटरी लगाया। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल। जो ये 1 वोल्ट बैटरी है ये इस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। जब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर कंडक्टर में है वो एक्सिलरेट करेंगे। तो वो एक्सिलरेट करेंगे तो उसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। अब पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये एक्चुअल में जो ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, ये एक्चुअल में एक एनर्जी ही होती है। कौन सी एनर्जी? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में आती है वो वाला ये एनर्जी रहता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा दिस थिंग, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द काइनेटिक एनर्जी, ऐसे, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, gained by the electrons. ठीक, it is the kinetic energy gained by the electrons when accelerated by a potential difference of 1 volt। ठीक है, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बैटरी लगाया जाएगा सर्किट के अक्रॉस, तो वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पे। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट होंगे। एक्सिलरेट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स याद रखा जाएगा आपसे। ठीक है ये, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम ओके और एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इमिशन या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ये। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने को हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूंगा द फिनोमिनन ऑफ इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस is called electron emission या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके हमारे 4 तरीके हैं। पहला है, अब इसका टाइप्स देखेंगे हम, इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, अब इसका पहला ही टाइप क्या है तो इसमें हम देखेंगे कैसे निकालेंगे हम इसको, फोटो इमिशन।
फोटो इमिशन। ठीक है, कोई मेटल प्लेट होगा उस पे हम फोटोन को इमिट करेंगे, कोई मेटल प्लेट होगा उसको हम फोटोन को इमिट करेंगे, तो फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, तो उस टाइम पे ये हम कह सकते हैं कि देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इस फोटोन की वजह से निकला, ठीक है ना, ये तो हम इसको बोलेंगे फोटो इमिशन। ठीक है, मैं बोलूंगा इमिशन via photon, emission via photon, that means electromagnetic radiation या electromagnetic wave की वजह से, क्योंकि electromagnetic wave photon कैरी करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं, तो उसकी वजह से emission होगा, उसको हम बोलेंगे फोटो इमिशन। ये इसका टाइप ही एक्चुअल में। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है जो इस फोटोन की वजह से, फोटो इमिशन की वजह से निकला, ठीक है, उसका एक खुसूसी नाम है, उसको हम बोलते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन, को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, याद रखा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो एक फिर करंट कंडक्ट करेगा, करंट बनाएगा, उस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट। बात खत्म। ठीक, हाँ, अब दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि व्हाट इज थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन वो इमिशन हो गया जो हीट की वजह से होगा, इमिशन विया हीट। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे थर्मियन। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रॉन, थर्मो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना ये? ओके। उसके बाद और एक चीज है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, अगर कोई मेटल है, कोई मेटल है, इस पे हम इलेक्ट्रॉन ही इमिट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन ही इंसिडेंट कराएंगे, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये फास्ट मूविंग होगा। क्या होगा? फास्ट मूविंग। तो जो ये ट्रीट करेगा प्राइमरी, ये एक्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, अगर यहां मेटल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो निकलेगा, वो एक्ट करेगा सेकेंडरी। नाम को डिफरेंशिएट करने की वजह से, नाम को डिफरेंशिएट करने की वजह से हमने इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूज किया। तो मैं ऐसे बोलूंगा इमिशन विया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब और एक टॉपिक, ठीक, लास्ट वाला, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है? ठीक है, अगर तुमको कोई खतरनाक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसकी वजह से तुमको इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इमिट होगा, तो उस वाले इमिशन को हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। ठीक है, इमिशन विया हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम पे हम उस वाले इमिशन को बोलते हैं फील्ड इमिशन। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। लेकिन ये जो होते हैं ये हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ही ज्यादा तादाद में निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ठीक है, अच्छे से पढ़िए ये टॉपिक। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में आप लिख सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि मुझ में एनर्जी आए
नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक